जय हिंद दोस्तों। हमारी सीरीज शहीद भगत सिंह क्रांति का साक्ष्य, जिसका चैप्टर फर्स्ट है मैं तो एक मुश्ते गुब्बार हूं, उसके भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग फर्स्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में लिंक है। आप जाकर के फर्स्ट भाग को देखें, उसके बाद ही आप दूसरे भाग को देखें। इस सीरीज को लाने के पीछे हमारी एक ही मंशा है, एक ही इंटेंशन है, और वो है जो लोग उस समय में रह करके, जी करके, एक्सपीरियंस करके अपने शब्दों में अगर कुछ बात हमसे कह रहे हैं, तो उस दस्तावेज से ज्यादा सच्चाई आपको और कोई किताब, कोई और दस्तावेज नहीं दे सकती। ये वो किस्से हैं जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं, जो इन लोगों ने जिए हैं। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ ही रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अनुभव हो, इसके बारे में जाने। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। स्टार्ट करते हैं। सन 1927-28 का समय हमारे राष्ट्रीय जीवन में क्रांति के साथ साथ संकट का काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हीं दिनों हमारी आजादी की लड़ाई का स्रोत एक नए रास्ते की ओर प्रभावित हुआ। उस वक्त तक देशवासी क्रांतिकारी आंदोलन और उसकी विचारधाराओं से ज्यादा परिचित नहीं थे, और अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को साधारण खूनियों तथा डकैती के श्रेणी में डालकर देश की जनता को सब दिन गुमराह करने का प्रयत्न करती रहती थी। ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि विप्लवी देश के त्रास एवं अराजकता फैलाना चाहते हैं, जबकि विप्लवी देश में परिवर्तन के प्रति आग्रही थे। जनसाधारण को विप्लवी के प्रति जागरूक बनाकर आर्थिक परिवर्तनों द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना ही उनका लक्ष्य था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी था कि क्रांतिकारी की ओर से देशवासियों के सम्मुख एक निश्चित कार्यक्रम पेश किया जाए और देश के नेताओं को असेंबली भवन के भीतरी वैधानिक कार्यक्रमों के दांव पेच से मुक्त कर जन आंदोलन के प्रति उत्साहित किया जाए। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में अंग्रेज सरकार की ओर से भारत के लिए स्वायत्त शासन की मांग बार बार ठुकरा दी गई थी। जन नेताओं के लाख विरोध के बावजूद यहाँ की जनता के मानवीय अधिकारों को विलुप्त करने के लिए केंद्रीय धारा सभा से ट्रेड डिस्प्यूट बिल स्वीकृत करा लिया गया था। कानून स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप देश के करोड़ों भूखे मेहनतकश लोग अपनी आर्थिक दशा सुधारने के प्रारंभिक स्वत्व एवं एकमात्र उपाय हड़ताल से वंचित कर दिए गए। केंद्रीय विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों के उस अपमान और उस अमानुषिक बर्बरतापूर्ण कानून द्वारा देश की करोड़ों जनता पर जो हमला हुआ था, उसी के विरोध में भारतीय क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी द्वारा केंद्रीय असेंबली में सभाकक्ष में बम डालकर गोरी हुकूमत को एक चेतावनी देने का सुझाव पर आगरा हेडक्वार्टर में आलोचना गोष्ठी की बैठक चल रही थी। असेंबली में बम डालकर आत्मसमर्पण करना एवं बाद में मुकदमे के दौरान अभियुक्त के कटघरे में खड़े होकर भारतीय क्रांतिकारी दल की ओर से विप्लवियों के विचारों, आदर्शों एवं उद्देश्यों का दिग्दर्शन कराने के लिए एक विशद राजनीति वक्तव्य देने की सूझ सरदार भगत सिंह के मस्तिष्क की ही उपज थी। लेकिन इसे निभाए कौन? यानी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जैसा जोखिम भरा कार्य कौन करेगा? इसे पूरा करने का सीधा एवं साफ अर्थ था मृत्यु। लाख सावधानी के बावजूद असेंबली भवन के फर्श पर बम फटने के साथ किसी की मृत्यु की संभावना स्पष्ट थी, और उसके बाद वहां नियुक्त सुरक्षा पुलिस या सार्जेंट द्वारा बम फेंकने वाले को तुरंत गोली के घाट उतार देने की लगभग निश्चित ही था। बावजूद इसके कि हम सभी क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र कराने की बलिदानी भावना से प्रेरित हो, प्रियजनों से नाता तोड़ किसी भी क्षण मृत्यु का आलिंगन करने के संकल्प लें, सिर पर कफन बांध गृह त्यागी बनकर निकल पड़े थे, फिर भी विचार गोष्ठी में बैठकर अपनी अपनी सुरक्षा पर नजर गड़ाए दूसरे साथी को निश्चित मौत का फरमान सुनाना किसी के लिए भी संभव न था। ऐसा कोई व्यवहार किसी के भी मन को संदिग्ध बना सकता था। सरदार ने सहर्ष आगे बढ़कर निश्चित मौत से खेलने का बीड़ा उठाया, साथ साथ मैंने भी।
वर्षों पहले कानपुर में गंगा के किनारे बैठे बैठे जिन अनागत दिनों की कल्पनाएं हम बार बार किया करते थे कि एक साथ ही दोनों देश की स्वतंत्रता के लिए आत्माहुति देंगे, उसे साकार करने का समय आ गया। हम दोनों, सरदार और मैं, बम के साथ आगरे से दिल्ली पहुंचे। लगभग महीने भर तक दिल्ली ही में टिके रहे। मैं हाफ पैंट, कमीज और जूता पहनता था और सरदार फ्लैट हैट लगाने लगे थे। प्रत्येक संध्या बम को अखबार में ढककर कोट की नीचे वाली जेब में रखे हम साथ साथ असेंबली भवन जाते, वहां का वातावरण परखते, पहरे पर संतरियों की गतिविधि देखते और अनुमान लगाते कैसे अपने उद्देश्यों में सफल हो सके। इसी बीच एक दिन सरदार ने साथ साथ फोटो खिंचवाने की भी बात रखी। कुछ देर तो मैं टालता रहा, लेकिन सरदार जब जिद पर उतर आए तब मुझे भी झुकना पड़ा और वही एकमात्र तस्वीर हम दोनों की आखिरी यादगार बनी रही। फिर आया वह दिन जिसके लिए हम आगरे में चलकर दिल्ली आए थे और लगातार महीने भर तक बिना नागा असेंबली भवन के अगल बगल चक्कर लगाते रहे थे, यानी 8 अप्रैल 1928। वह जोर का धमाका दिन के 11 बजे स्थानीय केंद्रीय असेंबली हॉल, जिसे अब संसद कहा जाता है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर जनमत जानने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। अध्यक्ष की कुर्सी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल विराजमान थे। ट्रेजरी बेंचों पर सर जेम्स क्रैगर और सर जॉर्ज शूस्टर। विशिष्ट व्यक्ति के रूप में वायसराय की सीट पर दर्शक दिगरा में सर जॉन साइमन। सरकारी बेंचों के सामने विरोधी सीट पर पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं डॉक्टर मुंजे आदि। बम हम दोनों की ही जेब में थे। ऊपर से पीछे की खाली बेंचों को लक्ष्य करके हमने बम फेंके। चोरों का धमाका हुआ, लेकिन चूंकि किसी को मारने का इरादा तो था नहीं, इसलिए कमजोर बम बनाए गए थे ताकि धमाके पैदा करने के अलावा और किसी तरह का भयंकर, घातक या मारक प्रभाव उससे पैदा न हो सके। इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवादी शासकों के बहरे कानों को खोलने के लिए जोरदार आवाज की जरूरत है कि नारों एवं फटे बम के धुएं से होल भर गया और भगदड़ मच गई। डर के मारे सर जेम्स क्रेरर बेंचों के नीचे जा छिपे। बम के साथ फेंके गए लाल रंग के छपे पर्चे धुएं की सतह पर होल के इधर उधर तैर रहे थे। उस पर्चे में गोरी हुकूमत की आंखें खोलने के लिए भारतीय क्रांतिकारी दल के उद्देश्यों का स्पष्ट हवाला दिया गया था। 2 नगण्य इकाइयों, सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को कुचलने से राष्ट्र नहीं दबेगा। सरकार इस बात को समझे कि पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या के विरुद्ध जनमानस का विरोध प्रदर्शित करने के अतिरिक्त हम इतिहास को भी यह साक्ष्य देना चाहते हैं कि व्यक्तियों का दमन करना आसान है, लेकिन विचारधाराओं का दमन नहीं किया जा सकता। विशाल साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विचारधाराएं नष्ट नहीं होती। बोरबन और जार का पतन हो गया, किंतु क्रांतिकारी आगे बढ़ते गए। हमें, जिनको मनुष्य जीवन से प्रेम है और जो एक बड़े ही गौरवमय भविष्य की कल्पना करते हैं, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बाध्य होकर मानव रक्त बहाना पड़ रहा है। यह आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्यता के लिए शहीद होते हैं, उनके त्याग से क्रांति की यह वेदी बनती है, जहां से मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत हो सके। इंकलाब जिंदाबाद। बमों का प्रहार अंग्रेजी शासन पर। अपनी पूर्व योजनाओं के अनुसार एवं मार्शल लॉ जारी न हो या बम फेंकने के अपराध में निर्दोष व्यक्ति पकड़े ना जाए, हम दोनों ही आत्मसमर्पण कर दिया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने उस घटना का तात्पर्य अच्छी तरह समझा और बम विस्फोट के बाद ही व्यवस्थापिका सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण के समय चर्चा करते हुए बताया कि बमों का प्रहार किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक संस्था पर किया गया है, जो कि अंग्रेजी शासन है। हम दोनों को दिल्ली के 2 अलग अलग थानों में रखा गया। मुकदमे शुरू हुए। फिर हमारा स्थानांतरण दिल्ली जेल में हुआ, जहां एक साथ सटी 2 अलग अलग कोठरियों में रखा गया। बीच में खड़ी अभेद दीवार। नियाज अली हमारा जेल वार्डन था, जिसे एक अरसे तक हम हार्डमास का ना होकर पत्थर का बना समझते रहे। नियाज अली ने कभी मुझे और सरदार को एक साथ न होने दिया।
स्पर्शानुभूति की बात तो दूर रही, उसने कभी हम दोनों को एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। उन 2-4 दिनों को छोड़कर जबकि इकट्ठे हम अदालत में ले जाया जाता था, दिल्ली की उस विशेष अदालत में न्यायाधीश के सामने प्रविष्ट होते समय अपने अपने हाथ पांव में बड़ी बेड़ियों की झंकार के साथ क्रांति चिरंजीवी हो का नारा लगाते पूरा न्यायालय गूंज उठता था। और तभी से यह नारा राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त हो गया। बम विस्फोट के साथ पहले पहल सरदार के मुंह से निकले इंकलाब जिंदाबाद की घोषणा जैसे पूरे राष्ट्रीय जनजीवन में व्याप्त हो गई। मुकदमे के दौरान न्यायाधीश महोदय ने सरदार से क्रांति शब्द की व्याख्या करने को कहा तो सरदार ने बताया, क्रांति या विप्लव खून खच्चरी का रास्ता नहीं और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध का कोई स्थान है। बम और पिस्तौल ही क्रांति का धर्म हो ऐसा भी नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान समाज और शासन व्यवस्था जो स्पष्ट अन्याय और अत्याचार पर आधारित है परिवर्तित हो। आप पूर्ण परिवर्तन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें जिसमें सर्वसाधारण की सत्ता कायम हो सके। सरदार का वह पत्र आसिफ अली साहब ने हमारी ओर से वकालत की थी और हमारे गवाह बने थे डॉक्टर मुंजे एवं पंडित मदन मोहन मालवीय। न्यायालय में हम दोनों को आजीवन काले पानी की सजा दी। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के अंत में जब मैं सदा के लिए सरदार से बिछुड़कर मुल्तान जेल भेज दिया गया, तब सरदार ने मेरी बहन को एक पत्र लिखा था जो आज भी मेरे जीवन का अमूल्य निधि है। 17 जुलाई 1930 को लाहौर सेंट्रल जेल से लिखा गया वह पत्र सरदार के व्यथातुर हृदय की अभिव्यक्ति है। लिखते हैं, बटुक की जुदाई आज मेरे लिए असह्य हो रही। इस बिछोह से मैं एकदम स्तब्ध सा हो गया हूं। एक एक पल मेरे लिए असहाय भरा बन गया है। सचमुच अपने सगे भाई एवं परिजनों से भी ज्यादा प्रिय उस मित्र से अलग हो जाना आज मेरे लिए अत्यंत ही कठिन गुजर रहा। हमें सब कुछ धैर्य पूर्वक सहन करना है और आपस भी हिम्मत के साथ परिस्थिति का सामना करने का अनुरोध करूं। लाहौर षड्यंत्र केस में जब सरदार को फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया, तब अपने एक पत्र में उसने मुझे लिखा, लिखते हैं, प्रिय बटुक, दीर्घ काल तक हम लोगों का विचार प्रश्न चलने के बाद अब उस पर यवनिकापात हुआ है। न्यायाधीशों ने सजाएं घोषित कर दी हैं और उन सजाओं की इत्तला हमें भेज दी गई है। मुझे फांसी की सजा में तुम्हें मालूम है, मैं लाहौर जेल की उन्हीं फांसी की कोठरियों में हूं जहां चंद रोज पहले तुम मेरे साथ थे। इन फांसी की कोठरियों में कुल 45 मृत्युदंड प्राप्त बंदी हैं जो प्रतिक्षण अपनी अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अब आगे बंदी फांसी के फंदे से छूट पाने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश अपने कृत्यक्रम के लिए अत्यंत ही अनुलुप्त हैं और इन अभागे बंदियों के बीच मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं, भगवान के बदले अपने आदर्शों में ही जिसकी अविचल आस्था है एवं जिस आस्था के लिए मैं मृत्यु का आलिंगन करने जा रहा हूं, मैं इसके लिए संतुष्ट हूं। तुमसे मेरा बिछोह अत्यंत ही पीड़ादायक है, लेकिन इससे कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हो। मैं फांसी के तख्ते पर अपने प्राण विसर्जित कर दुनिया को दिखाऊंगा कि क्रांतिकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खुशी खुशी आत्म बलिदान कर सकता है। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए जीवित रहोगे और मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम यह सिद्ध कर सकोगे कि विप्लवी अपने उद्देश्यों के लिए आजीवन तिल तिल कर यंत्रणाएं सहन कर सकता है। मृत्यु दंड पाने से तुम बचे हो और मिलने वाली यंत्रणाओं को सहन करते हुए दिखा सकोगे कि फांसी का फंदा जिसके आलिंगन के लिए मैं तैयार बैठा हूं, यंत्रणाओं से बचकर निकलने का एक उपाय नहीं है। जीवित रहकर विप्लवी जीवन भर मुसीबतें झेलने की दृढ़ता रखते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। ध्येय के लिए जीवन की आहुति। सरदार अपने विचारों या व्यवहारों की कट्टरपंथी कभी नहीं रहे। मस्तक पर सिख धर्म के घोतक लंबे बाल, कंघा, कच्छा और कड़ा लेकर वह कानपुर आए थे, लेकिन बाद के दिनों में परिस्थिति के अनुसार उन्हें खुद को दूसरे रूप में ढाल लिया। लंबे लंबे बाल कटवाकर नीचे से ऊपर तक सूट एवं हैट से लेस उन्होंने
अंग्रेज साहबों का रूप धारण किया। हिंसा एवं अहिंसा की उधेड़ बुन में उनके विचार उलझे हुए नहीं थे, न ही उनका मन कभी किसी के प्रति हिंसा या द्वेष से पनपा। राजनीतिक बंदियों के युद्ध बंदी प्रिजनर ऑफ वॉर की स्वीकृति दिलाने एवं तदनुसार उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार की मांग पर बंदियों द्वारा सामूहिक अनशन पर संग्राम आरंभ करना तथा उसी संग्राम के द्वारा देश की मुरझाई हुई चेतना में फिर से स्पंदन जगाने की कल्पना सरदार ने ही की थी। और उसी संग्राम के फलस्वरूप पूरे देश के अभूतपूर्व परिस्थितियां उत्पन्न हुई एवं बाद में 1930 का जन आंदोलन जिससे प्रेरित हुआ, खुद सरदार ने जेल के भीतर 14 जून 1929 से प्रारंभ करके लगातार 127 दिनों तक भूख की अनंत ज्वाला में घुलते हुए मौत की परीक्षा दी थी। गंभीर मननशीलता, राजनीतिक दूरदर्शिता एवं आत्मबल पर अटूट विश्वास सरदार के अन्य गुण थे। दूसरे देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ पराधीन भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति का तुलनात्मक विचार सरदार के चिंतन का एक विशिष्ट पक्ष था। बलिष्ठ हाथों में पिस्तौल लेकर जिस प्रकार लक्ष्य भेद करने में वह माहिर थे, उसी प्रकार उनकी सुंदर अंगुलियों लेखनी चलाने में भी माहिर थे। प्रताप में काम करते समय डैन ब्रीन लिखित माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम का बड़ा ही सुंदर अनुवाद उन्होंने किया था। दिल्ली के साप्ताहिक अर्जुन के संपादकीय में भी उनकी लेखनी चलती रही। उन्हीं दिनों पंजाब के विद्रोही किसान आंदोलन, कूका विद्रोह और बब्बर अकाली आंदोलन पर लिखी उनकी पांडुलिपियां मैंने पढ़ी थी। फांसी के पहले पंजाब के तत्कालीन गवर्नर के पास उन्होंने अपने साथ फांसी की सजा से दंडित अन्य साथियों को फांसी के फंदे से लटकाने के बजाय युद्ध बंदियों की भांति गोली से उड़ा देने जाने के लिए आवेदन पत्र भेजा था। उसकी शैली एवं दलील दोनों ही अपने ढंग की अकेली चीज थी। यानी सरदार न सिर्फ एक क्रांतिकारी भर ही थे, बल्कि इसके साथ साथ एक दूरदर्शी राजनेता, सफल अनुवादक, पत्रकार एवं चिंतक का अद्भुत समीक्षण उनके व्यक्तित्व में मौजूद था। अपने ध्येय के लिए जीवन की आहुति चढ़ा देने के लिए प्रबल प्रेरणा एवं आकांक्षा से ही वह सब दिन प्रेरित हुए और निश्चित मृत्यु की ओर बढ़ते गए। अनासक्त हृदय का कोई व्यक्ति ही इस संसार की स्थूल वासनाओं से मुक्त होकर मृत्यु की संघर्ष गले लगा सकता है। स्वामी विवेकानंद की वाणी सरदार के संदर्भ में मुझे हमेशा याद आती रही है। यदि तुम्हारा मन अनासक्त है तो तुम्हारी भक्ति भी अपरिसीम है। संसार की कोई भी ताकत तुम्हारी गति का प्रतिरोध नहीं कर सकती। और इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज शासकों की विशाल राक्षसी शक्ति भी सरदार की जीवन गति का प्रतिरोध कर पाने में सब दिन असमर्थ रही। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 की शाम उन्हें फांसी दे दी गई। वह सब दिन कहा करते थे, मातृभूमि की बलदेवी, पर कौन पहले जाएगा कौन पीछे नहीं मालूम, लेकिन जो कोई पहले जाए उसके लिए हम आंसू नहीं बहाएंगे, बल्कि उसके अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा बलिदान यूं ही नहीं जाएगा। बटुक, यह और बात है कि आने वाले परिणामों को देखने के लिए हम संसार में नहीं रहेंगे। सरदार सचमुच आजादी देखने के लिए नहीं रहे, लेकिन उनका बलिदान भी यूं ही नहीं गया। आज सोचता हूं तो लगता है जैसे उनकी दृष्टि में आने वाले समय बिल्कुल स्पष्ट था और साफ होकर खेत था। शहादत के बाद चाहे जितना समय लगे, देश आजाद होगा और जरूर होगा। तो इसी के साथ शहीद भगत सिंह क्रांति का साक्ष्य का फर्स्ट चैप्टर में तो एक मुस्ते को बानू की समाप्ति करते हैं। तीसरे भाग में हम लेकर के आएंगे इस किताब का दूसरा चैप्टर, वे सूरत इलाही किस देश बसती हैं, जिसको भगवान दास बाहोर ने लिखा। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो इसको जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। इनकलाब जिंदाबाद।